नमस्कार, आदाब, मैं शरी यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर दी जा रही अडानी को जमीन, देश की सुरक्षा से हो रहा है समझौता। राहुल गांधी ने पूछा है क्या मुद्दा उठाना चाहिए। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर भड़के आप सांसद संजय सिंह, बोले गुरुद्वारे, चर्च और मंदिरों की जमीन पर होने लगेंगे कब्जे। शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात के बाद उद्धव गुट में खलबली, अब अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे आदित्य ठाकरे। आरजेडी प्रमुख लालू यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा भाजपा को लोग जान चुके हैं। बांग्लादेश की सरकार बदलने वाले छात्र अब देश बदलने की तैयारी कर रहे हैं, बनाएंगे राजनीतिक पार्टी। अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है, लेकिन यह सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेघा कुलकर्णी ने वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद विपक्षी दलों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष का आरोप है कि इस रिपोर्ट में उनकी असहमति को जानबूझकर हटा दिया गया है, जिससे ये पूरी तरह से असंवैधानिक हो गई है। सर, धन्यवाद। आपने जो सलाह हमको दी, ठीक है, हम उसको मानते हैं, लेकिन यही तरीका अगर उधर वाले भी मान गए तो मैं समझता हूं नड्डा साहब अपने मेंबर्स को बड़े कंट्रोल में रखे हैं। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे, आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए, और उसके बाद में फिर एक बार, दो बार और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए। फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर उद्योगपति अडानी को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस के सांसद और राज्यसभा के उपनेता प्रमोद तिवारी, जहां एक तरफ अडानी को 23,000 हेक्टेयर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की जमीन दी जाने की बात उठाई है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने लोकसभा सांसदों की बैठक में पूछा है कि क्या ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए। हाल ही में सांसद और राज्यसभा के उपनेता प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान सामने है। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि क्या मोदी सरकार देश की सुरक्षा से समझौता कर रही है। 23,000 हेक्टेयर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की जमीन अडानी समूह को दी जा रही है। सुरक्षा नियमों की अनदेखी हो रही है और बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर बाद अडानी का प्रतिष्ठान होगा। इसी के साथ प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली ये सौदेबाजी किसके इशारे पर हो रही है।
क्या मोदी सरकार अडानी के लिए देश की सुरक्षा को भी कुर्बान कर रही है? केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सांसद ने नियमों को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने बॉर्डर के नजदीक निर्माण को लेकर नियम भी बताए हैं। उन्होंने कहा है कि नियम क्या बताता है। इसी के साथ जहां एक तरफ कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने अडानी को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के साथ लोकसभा सांसदों की बैठक में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पूछा है कि अडानी का यह मुद्दा उठाना चाहिए। साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उपनेता गौरव गोगोई, व्हीप माणिक टैगोर, केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बढ़िया बोलने वाले 3 सांसदों की रेटिंग की, जिसमें सबसे ऊपर मणिपुर से बिमल, दूसरे नंबर पर प्रयागराज से उज्जवल रमण सिंह और तीसरे नंबर पर हरियाणा से वरुण चौधरी को रखा गया है। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट के संबंध में कहा है कि आज इंडिया गठबंधन ने वॉकआउट किया। आज वक्फ बोर्ड की जमीन पर सरकार की नजर है और उसके साथ पक्षपात किया जा रहा है। आज एयरपोर्ट को प्राइवेट किया जा रहा है, जिससे देश में असमानता और अराजकता व्याप्त हो गई है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इसका विरोध करती हूँ। आज हम लोगों ने वॉकआउट किया है। आपने देखा किस तरह से इंडिया गठबंधन ने वॉकआउट किया। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जेपीसी का जो भी सजेशन था, अपोजिशन के जो लीडर्स थे वहां पर, उसमें बहुत ज्यादा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। आज उसे ले किया गया है। इसका हम सभी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज जिस तरह से वक्फ बोर्ड के जमीन की तरफ सरकार की नजर है और जिस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, कल के डेट में यही चीज गुरुद्वारा के साथ भी हो सकता है, उनकी प्रॉपर्टी पर। यही चीज क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो चर्चेज हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है, जिसमें वो सोशल वर्क वगैरह भी करते हैं, बहुत सारा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, उस पर नजर पड़ सकती है, मंदिरों पर पड़ सकती है। आप देख रहे हैं जिस तरह से पोर्ट और एयरपोर्ट वगैरह को प्राइवेट के हाथों दे दिया जा रहा है, जिससे देश में जो अराजकता और असमानता व्याप्त हो गई है, अमीरी गरीबी का, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें शक है, हमें संदेह है कि इस तरह का ही कोई इस तरह की मंशा है, जिसकी वजह से इस तरह से पहली बार संसदीय परंपरा का निर्वाह नहीं करते हुए जेपीसी में इस तरह से किया गया। जो अपोजिशन के लीडर्स थे, उनके सजेशन को नकारा गया और जो कुछ भी हुआ अभी हमारे लीडर्स ने उसको विस्तार से बताया है, रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मैं इसका विरोध करती हूँ। शरद पवार ने हाल ही में एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया था, जिस पर अब बवाल मच गया है और शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने उन्हें घेर लिया है। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे भी हमलावर नजर आए हैं। जो महाराष्ट्र द्रोही है वो देशद्रोही भी होता है। उन्होंने सिर्फ ना हमारी पार्टी को तोड़ा है, ना परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन महाराष्ट्र की जो रीढ़ की हड्डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसे तोड़िए। ऐसे गंदे काम करने वाले इंसान का कभी भी हम सत्कार नहीं करेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल है। शरद पवार जी ये ऑनर करते हैं एकनाथ शिंदे को दिल्ली में एक इवेंट में, तो क्या ये रिफ्लेक्ट करता है कि शरद पवार जी का जो स्टांस है शिवसेना दूसरे पक्ष की तरफ, एकनाथ शिंदे पक्ष की तरफ, वो सॉफ्ट हो रहा है? और क्या ये आपके लार्जर जो इंडिया अलायंस में दरार है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है? आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो उनकी उम्र और जो सीनियोरिटी उस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल है कि जो भी महाराष्ट्र के खिलाफ काम करता है, जो भी महाराष्ट्र के हित के खिलाफ काम करता है, और अगर आप महाराष्ट्र इतने बड़े राज्य के खिलाफ काम करोगे, जाहिर सी बात है देश पे इसका इम्पैक्ट होता ही है, नेगेटिव इम्पैक्ट देश पे भी होता है। तो जो महाराष्ट्र द्रोही है वो देशद्रोही भी होता है। उन्होंने सिर्फ ना हमारी पार्टी को तोड़ा है, ना परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन महाराष्ट्र की जो रीढ़ की हड्डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसे तोड़िए। अगर आप देखें तो किसानों की आत्महत्या ज्यादा बढ़ी है तो इनके समय में बढ़ी है। काफी सारे किसान आंदोलन हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, युवाओं की बेरोजगारी हो, पिछले 2-2.5 सालों में जितनी बढ़ चुकी है, ये देशद्रोह है, ये महाराष्ट्र द्रोह है। और ऐसे गंदे काम करने वाले इंसान का कभी भी हम सत्कार नहीं करेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल है। उनके प्रिंसिपल्स के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं बहुत जूनियर हूं उनके करियर के हिसाब से भी और उम्र के हिसाब से। देश में वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए बनाई गई जेपीसी की रिपोर्ट आज राज्यसभा में पेश की गई। इसे लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज किया और संसद में खूब हंगामा हुआ। विपक्ष का आरोप है कि वक्फ बिल के मसौदे पर चर्चा के दौरान जो असहमति नोट दर्ज कराया गया था वो इस रिपोर्ट में है ही नहीं। विपक्ष का दावा है कि जेपीसी की इस रिपोर्ट में गंभीर संवैधानिक खामियां हैं और ये रिपोर्ट पूरी नहीं है। इसको लेकर अब विपक्षी सत्ता पक्ष पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि मैं जेपीसी का सदस्य रहा था। ये अफसोस की बात है कि विपक्ष ने असहमति नोट दिया और विरोध दर्ज कराया, लेकिन उनके विरोध को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन मैं जेपीसी का मेंबर था। बड़े अफसोस की बात है, विपक्ष के सदस्यों ने जो अपना डिसेंट नोट दिया, जो उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, उनका विरोध भी शामिल नहीं किया गया। ये आपने मजाक बना रखा है जेपीसी रिपोर्ट को।
भाई जो आप हमारी राय से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग पार्टियों को अपनी राय देने का हक है। आप उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? और याद रखिएगा, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ये आज शुरुआत है, आगे गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, ये मंदिरों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, चर्चों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे और सारी जमीनें कब्जा करके अपने दोस्त अडानी और चंद पूंजीपतियों को देंगे। हैदराबाद से सांसद और AIM-IM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल पर JPC की रिपोर्ट पर कहा है कि आज सुबह लोकसभा सांसदों के एक समूह ने स्पीकर से मुलाकात की। हमने उन्हें बताया कि हमारे असहमति नोटों में कई पेज और पैराग्राफ को संपादित कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि स्पीकर साहब और JPC के संयुक्त सचिव के साथ हमारी जो बैठक हुई उसके बाद हमारे द्वारा उठाए गए आपत्तियों को बिल में शामिल किया जाएगा। आज सुबह में हम लोकसभा के MPs का ग्रुप जाकर स्पीकर साहब से मिला, जिसमें राजा साहब, कल्याण बनर्जी साहब, इमरान मसूद, डॉक्टर जावेद गोगोई साहब और मैं था। हमने स्पीकर साहब को बताया कि हमारे जो डिसेंट नोट में कई पेजेस और पैराग्राफ्स को रीडैक्ट कर दिया गया है। तो स्पीकर साहब वॉज वेरी काइंड इनफ, उन्होंने फौरन SG को बुलाया और कहा कि इनके साथ आप लोग बैठिए और देख लीजिए, रूल्स जो परमिट करता है उसको इंक्लूड करिए और जो नहीं करता है मत करिए। तो हम लोग बाद में पार्लियामेंट लाइब्रेरी में पूरे लोकसभा MPs बैठे और हमने अब बताया कि जो पोर्शंस को रिडैक्ट किया गया है, जो रूल्स के खिलाफ नहीं, उसको इंक्लूड करना चाहिए। तो हमारे जितने MPs थे वहाँ पर, उनके डिसेंट रिपोर्ट से हम बैठे और तकरीबन जो पेजेस या लाइंस या पैराग्राफ रिडैक्ट थे वो इंक्लूड हो चुके हैं और स्पीकर ने कहा कि 2 बजे इसको लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी जो मीटिंग स्पीकर साहब के साथ हुई और सब्सिक्वेंटली जो जॉइंट वर्किंग कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी के साथ हुई, हमारे जो एतराज़ात थे उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। हाँ, जो पैराग्राफ्स में कमेटी के वर्किंग के ऊपर एक्सप्रेशन है वो तो रूल के खिलाफ है, उसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि जब रिपोर्ट 2 बजे पेश होगी लोकसभा में, जो हमने जो बताया है उसको इंक्लूड करते या नहीं करते तभी पता चलेगा। मगर हमने मीटिंग की जिसमें मैं था, राजा साहब, गोगोई साहब, कल्याण बनर्जी, इमरान मसूद, डॉक्टर जावेद, तो ये हुआ है। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल चल रही है। एक और सत्ताधारी गठबंधन महायुति में अनबन की खबरें हैं, तो वहीं विपक्षी अलायंस महाविकास अघाड़ी में भी उथल पुथल मची हुई है। NCP-SCP प्रमुख शरद पवार की डिप्टी CM एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद से ही उद्धव ठाकरे गुट में नाराजगी दिख रही है। इस बीच आदित्य ठाकरे अब अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने जा रहे हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के जो मन में है, जो दिल में है, वो साफ बात है कि सरकारें आते जाती रहती है, फिर आएगी, लेकिन रिश्ता तो ऐसे ही चलता रहेगा। और यही कहने हम आए थे। उन्होंने जो पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो काम किया है वो सारी जनता जानती है। ये जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव का बहुत बड़ा हाथ था, आशीर्वाद था, और भाजपा ने चुनाव आयोग के तो आभार मानने ही ज़रूरी है। लेकिन यही बात है, कल जैसे मेरी राहुल जी से बात हुई, आज अरविंद जी से बात हुई, कि इंडिया गठबंधन हो या फिर हम सारी पार्टीज़ हो, कहीं ना कहीं हमें ये सोचना ज़रूरी है कि अभी अगला स्टेप क्या है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर नहीं रही है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं रहे। तो लड़ते तो रहेंगे, देश के हित में लड़ते रहेंगे। आपकी आवाज़ हो, मीडिया की आवाज़ हो, जनता की आवाज़ हो तो उठाते रहेंगे, और जो भी देश के अच्छे का हो, सड़क पे उतरना हो, लड़ना हो तो लड़ते रहेंगे। बस यही था। लेकिन आपको नहीं लगता जो आपसी कन्फ्लिक्ट था उसका नुकसान भी जो है हुआ है, और दोनों ही पक्षों की? देखिए, काफ़ी सारी इसकी एनालिसिस हो सकती है, होगी भी, दोनों पार्टी अपनी अपनी एनालिसिस रखेगी, लेकिन हमारी तरफ से जो रिश्ता है वो रहेगा, जो दोस्ती है वो तो रहेगी। इसके आगे मैं कहना चाहता हूँ कि जो काफ़ी सारी जगहों में वोट्स काटे गए थे, जो वोट्स डिलीट हुए थे, उस पर भी कभी ना कभी विचार करना जरूरी है, क्योंकि वो वोटिंग का अधिकार लोगों से छीना गया था, वो चुनाव आयोग ने छीना है, तो उस पर भी विचार विमर्श होना जरूरी है। आदित्य जी, क्या इस इशू पे, वोटर डिलीशन एडिशन पे आपकी कोई चर्चा हुई दिल्ली महाराष्ट्र दोनों को लेके? देखिए, आज तो कर्टसी कॉल था, आज तो यही कहने आए थे कि रिश्ता तो ही जारी रहेगा। जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि जब हम मिलते हैं तो इस बातों पे चर्चा होती है। इसके पहले भी फ़ोन पे भी हुई थी, अभी जो फ़ोन टैपिंग करते हैं वो तो सुनते ही होंगे, तो उनको पता भी होगा कि हम शायद क्या बात कर रहे हैं। लेकिन हमने ये भी कहा है कि इस पर स्टडी करके जो हम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में 47 लाख वोटर्स कहाँ से बढ़े हैं,
76 लाख वोट्स आखिरी समय के बाद किसने वोटिंग किया है, इसकी कोई वीडियो फुटेज है क्या, टोकन्स है क्या? चुनाव आयोग इस पे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये सारी बातें अगर आप देखें तो हरियाणा हो, उड़ीसा हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, सारी जगह कॉमन है। ये एक पैटर्न दिखने लगा है। तो हमारे देश में आज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते नहीं है, इसी का ये सबूत है। सर कैसे टैकल करेंगे सिचुएशन को अगर आप आरोप? दिल्ली की ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दिल्ली की रावजोन्यू कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने अमानतुल्लाह खान को पुलिस की जांच में शामिल होने को कहा गया है। हालांकि सरकारी वकील ने कहा है कि फिर तब तक अमानतुल्लाह खान को इलाके से तड़ीपार किया जाए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति पैदा होगी। इस पर अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा है कि मैं वहां से एमएलए और वहां का रहने वाला हूं, मैं कैसे वहां से दूर हूं। अमानतुल्लाह खान ने रावजोन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस पर सवाल किया था कि इतने दिन तक आप क्या कर रहे थे, अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने पर इतनी देरी क्यों की। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की है। उन्होंने हिरासत में लिए शख्स को भगाने में मदद की है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में एक पुलिस दल पर हमले के मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने कहा कि विधायक की अगुवाई में आई भीड़ ने हत्या के प्रयास के एक मामले के आरोपी को हिरासत से भगाने में मदद की है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि कथित घटना उस समय घटी जब दिल्ली पुलिस की आपराधिक शाखा ने शहबाज खान नामक उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि इस दौरान अमानतुल्लाह खान के समर्थक कथित रूप से पुलिस दल से भिड़ गए और शहबाज भागने में सफल रहा। दिल्ली के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी में बिजली कटौती के दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद से लगातार बिजली में कटौती हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दिल्ली के लिए विपदा बनी भाजपा सत्ता में आते ही लंबे पावर कट की शुरुआत कर रही है। आतिशी ने कहा है कि पिछले 3 दिनों से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से बिजली कटने की शिकायतें आ रही हैं। लंबे पावर कट की शिकायतें आ रही हैं। सिर्फ एक इलाके से नहीं बल्कि कई इलाकों से ये शिकायतें आ रही हैं। पिछले 3 दिनों से 8 फरवरी के बाद से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लगातार बिजली कटने की, बिजली जाने की, लंबे पावर कट्स की शिकायत आ रही है। और ये दिल्ली के एक हिस्से में नहीं है। आप अगर सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे, सबसे पहले 9 फरवरी सैनिक इनक्लेव मोहन गार्डन 4 घंटे के लिए पावर कट लगा। 8 फरवरी रात को 12 बजे सनलाइट कॉलोनी आश्रम रात भर बिजली कटी रही। 10 फरवरी राधेपुर ईस्ट दिल्ली में 2 घंटे के लिए पावर कट हुआ। 10 फरवरी विकासपुरी KG2 इलाका 4 घंटे का पावर कट हुआ। 11 फरवरी आनंद पर्वत रोहतक रोड 2 घंटे से लंबा पावर कट। 11 फरवरी मलकागंज एरिया 5 घंटे पावर कट हुआ। 12 फरवरी तिलक नगर 1 घंटा लंबा पावर कट। 12 फरवरी उत्तम नगर विकास नगर एक्सटेंशन रात भर बिजली गायब। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद देश भर में इंडिया गठबंधन को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। कई सहयोगी दलों ने कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके विपक्षी दलों की एकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। वहीं इस मामले पर यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने देश में इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर बात की है। देखिए, इंडिया अलायंस का फ्यूचर सुरक्षित है या नहीं है, ये सवाल जो है ये सब लोगों के साथ ही है। ये नहीं हो सकता कि आप कांग्रेस को हर जगह दबाएंगे। जो क्षेत्रीय दल हैं वो चाहते हैं कि कांग्रेस दब कर रहे। ठीक है, हम नेशनल एजेंडे के ऊपर हम अपना दिल बड़ा कर करके साथ चलने की बात करते हैं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हम अपनी पार्टी को ही ख़त्म कर लें। आप हमारी पार्टी को ही ख़त्म करना चाहते हैं सब लोग मिलकर, तो ये नहीं मुमकिन हो। उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने यूट्यूबर रणबीर
अलाबदिया पर जोरदार हमला बोला है। इंडियाज गॉट लेटेंट को लेकर हुए विवाद के बाद अब इस मुद्दे पर अपर्णा यादव का बयान सामने आया है। दरअसल शो के ऑर्गेनाइजर समय रैना ने इसके सभी एपिसोड डिलीट कर दिए हैं। हालांकि अब इस मुद्दे पर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। अपर्णा यादव इस मुद्दे पर खासे आक्रोश में दिख रही हैं। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर ऐसे लोगों को बैन करने की बात भी कही है। मुझे लगता है कि चंद फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, चंद जो है अपने आप को लोकप्रिय करने के लिए लोग इस प्रकार की अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। आजकल ये शायद ट्रेंड हो गया है, परंतु यह ट्रेंड कितना विभत्स हो सकता है ये मैं समझ पाई हूँ इस प्रकरण को देख करके, जिसमें इतनी अभद्र बात कही गई उन्होंने स्वयं के माता पिता के लिए। आप देखिए ना, समाज का कितना नैतिक पतन होता जा रहा है। ये जिस प्रक्रिया के बारे में बात करी है कोई अनयूजुअल नहीं है, सब उसी से पैदा होते हैं, वो भी उससे ही पैदा हुए हैं। वो जब शादी भी करेंगे आगे तो उनके बच्चे भी उसी तरह से पैदा होंगे। तो उस चीज को जो है क्यों उन्होंने ऐसा जो है बोला। और मैं तो समझती हूँ कि वी आर नॉट लिविंग इन अ कंट्री जहां पर हमारे यहाँ पे संस्कार विहीनता है। हमारे यहाँ संस्कारों का जो है पूजा होती है। हम लोग जो है आज भी जब स्त्री गर्भ धारण करती है तो गर्भ धारण संस्कार है, तो उसको सिर्फ ये नहीं कहा कि ये बच्चा पैदा कर रही है, ये हमारे यहाँ नहीं होता है। और ये पाश्चात्य सभ्यता भी अब हमसे सीख रही है ये बात कि क्या ऐसी चीजें हैं जैसे ओम का उच्चारण है, योगा है, मेडिटेशन है, उसकी डाइट है, इट अफेक्ट्स द चाइल्ड, और मेडिकल साइंस इसका प्रूफ देती है। तो क्या आप जो है सिर्फ इस चीज के लिए अपने आप को चमकाने के लिए अपने माता पिता के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं? आई डोंट थिंक दिस इज अप्रोप्रिएट। उन्होंने माफी मांगी, बहुत अच्छा किया। मैं तो भारत सरकार से अपेक्षा करती हूँ इस प्रकार के यूट्यूबर्स को इस अपना लाइसेंस ही ना दें, यूट्यूब को लिख करके भेजें कि ये लोगों को बैन करें, क्योंकि समाज में आज चलिए अच्छा ही हुआ कि इनकी सोच परिलक्षित हो गई सबके सामने। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा है कि इसका बिहार विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं दिखेगा। क्या हमारे रहते भाजपा बिहार में सरकार बना सकती है? भाजपा को लोग जान चुके हैं। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बयान पर पलटवार किया है। लालू यादव की राजनीति बिहार में समाप्त हो चुकी है और लालू यादव जी के बारे में अब बिहार के मतदाता, बिहार की जनता सिर्फ इस बात को समझ रही है कि ये परिवार से ऊपर उठकर कुछ भी नहीं सोचते हैं। सामाजिक न्याय की बात करने वाला जो नेता है सिर्फ पारिवारिक न्याय में पड़ गया है। तो बिहार की मतदाता लालू यादव जी से सामाजिक न्याय की परिभाषा पूछ रही है कि आखिर किस तरह का सामाजिक न्याय का परिभाषा है। इस बात को बताने का पहले लालू यादव काम करें। आपने देखा कि अभी 4 सीट का जब उपचुनाव हुआ तो बेलागंज में 30-35 साल से जिस सीट पर कब्जा था लालू यादव जी के पार्टी का, और जब प्रतिपक्ष के नेता वहां गए तो उनको एहसास हो गया कि वहां की ना एम ना वाई कोई भी उनको जो है तरजीह नहीं दिया। तब उनको अपने पिताजी को वहां भेजना पड़ा था, लेकिन उसके बाद भी उनके हाथ से सारा फैक्टर निकल गया। अब उनको पता चल गया है, एक तो दिल्ली चुनाव का रिजल्ट, हरियाणा महाराष्ट्र का रिजल्ट, और जब से मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर निकले हैं तो वैसे लोग जिनको कि दिखाई नहीं पड़ता है राजनीति में, अब वही लोग जो है परेशान हैं। उनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने की विपक्ष को आवश्यकता है, क्योंकि प्रगति यात्रा के बाद और एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद बिहार का माहौल बदल चुका है और जिनको दिखाई नहीं पड़ रहा है या तो उनके आंख की रोशनी कम है या फिर विकसित बिहार की परिकल्पना उनके नजर में नहीं है। राजस्थान के धौलपुर जिले में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत हो गई। बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा घायल हो गया है। सड़क हादसा दोपहर तकरीबन 12 बजे हुआ है। सुबह 6:30 बजे जरे मोबाइल सूचना मिली कि एक बस वो टेलर में एक्सीडेंट हो गया, बस टेलर में घुस गई है। इस सूचना पर पहुंची जहां पर एक बस प्रयागराज से मंदसौर आ रही थी दर्शन करके। उसमें एक किशोरी भाई, किशोरी लाल, वो एक अज्ञात, तीनों को घायल थे। उनको एमडीएस पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने बाद जांच के उनको मृत घोषित कर दिया, जिनकी बोडिया पोस्टमार्टम रूम में रखवाई हुई।
वो एक चमनलाल और पार्वतीबाई 2 घायल थे जिनको इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया इलाज किया। कितने बजे की घटना है सर? सुबह 36 कितने सवार थे बस 36 बजे सुबह। बस में कितनी सवार थी? करीब 55-56 सवारी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये प्रयागराज से दर्शन करके आए थे और मंदसौर जा रहे थे। सभी लोग ट्रेलर चालक खड़ा हुआ था ट्रेलर। कुछ चालक के बारे में कुछ पता लगा या बस चालक के बारे में? ट्रेलर खड़ा हुआ था, उसकी जानकारी की जा रही है। बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने वाले छात्र अब एक नए आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले साल तक सड़कों से देश को बदलने वाले अब देश में बदलाव करने के लिए सदन जाने का रास्ता चुन रहे हैं। आंदोलन करने वाले छात्रों ने ऐलान किया है कि वो फरवरी के आखिर तक बांग्लादेश में अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे। इसके लिए छात्रों ने एक नई पहल करते हुए बांग्लादेश की जनता की राय भी मांगी है। छात्रों के इस कदम को मोहम्मद यूनुस के लिए नुकसानदेह समझा जा रहा है क्योंकि अभी तक छात्रों का समर्थन उन्हें हासिल था। छात्रों के मुताबिक उनका लक्ष्य पार्टी के लिए बांग्लादेश के 1 लाख लोगों की राय लेना है, जिसके तहत पार्टी का सिंबल और नाम रखा जाएगा। छात्रों का दावा है कि वो एक ऐसी पार्टी बनाएंगे जिसमें हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा जाएगा। राष्ट्रीय नागरिक समिति ने बताया कि पार्टी पर राय लेने के लिए अपना चोखे नाथुन बांग्लादेश नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके जरिए वो देश की जनता तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। आंदोलन करने वाले छात्र अब राजनीति करते दिखाई देंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो छात्रों ने इस बात का फैसला किया है? दरअसल यूनुस सरकार पहले से चुनाव कराने में देरी कर रही है और उनके शासन में बांग्लादेश के सामने कई परेशानियां भी आई हुई हैं। यूनुस सरकार शुरू से ही देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में नाकामयाब दिख रही है। छात्र आंदोलन के संयोजक हसन अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम पूरी फासीवादी स्टेट सिस्टम से सिर्फ हसीना को ही हटा पाए हैं, लेकिन हमने इस गलत सिस्टम के अन्य तत्वों को खत्म नहीं किया है। इसलिए देश के लोगों को अपने लंबे संघर्ष के बावजूद अभी भी आखिरी जीत हासिल नहीं हुई है। आखिरी जीत के लिए अब आंदोलनकारी छात्र राजनीति का रुख कर रहे हैं। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।